Hello friends, myself Nirav Sorathia from Sri Coaching Classes. Once again, welcome you all on this platform. So I hope students that you have watched my last video lecture. Clear? आपने अच्छी तरह से जो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर था दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट 11th साइंस एंड सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो अच्छी तरह से देख लिया होगा. उसमें भी मेन पार्ट था, मैंने बोला था वो वीडियो लेक्चर में क्या था, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट इज गुड सेट, JEE एंड नीट. क्लियर? वो सेक्शन आई होप कि अच्छी तरह से आप लोगों ने देखा होगा और नोट डाउन कर लिया होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो. क्लियर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर आफ्टर 12th साइंस. तो जिस स्टूडेंट्स ने अभी भी वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, सो प्लीज सी दैट वीडियो लेक्चर. क्लियर? अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छी तरह से देख लो, फिर आगे बढ़ना. Okay, so students, another most important thing is that I want to congratulate all. क्लियर? मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सोच के रखा है कि मुझे 11th एंड 12th साइंस लेना है फ्यूचर में और आगे हायर क्लासेस में स्टडीज करनी है. बट उसके साथ साथ एक सलाह भी देना चाहूंगा एज ए फ्रेंड, क्योंकि मैं ये जो टाइम है 2 साल 11th 12th साइंस उसमें से पास आउट हो चुका हूँ, तो ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो 2 साल है दिस आर गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ. क्लियर? आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे ये 2 साल. सो प्लीज अच्छी तरह से मेहनत करनी है और अपना जो गोल है उसको अचीव करना है. ओके, सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, क्लियर, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर से फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लियर स्टार्ट करेंगे. तो बस चलो वही मैं लेके आ गया. तो चलो 11th साइंस की जर्नी स्टार्ट कर दे आज से. आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे. क्यों नहीं होंगे भाई, साइंस में एडमिशन जो लिया है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. सो आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स पे, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज फिजिकल वर्ल्ड. ओके, तो एकदम सिंपल सा नाम है चैप्टर का, फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल, क्लियर? मोस्टली कुछ आइडियाज आ गए होंगे फिजिकल सुन के. तो उसमें अब देख लो ये चैप्टर है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ना है कि इक्वेशंस आ गए चलो सॉल्व करना है, डायग्राम्स ड्रॉ करने, कुछ नहीं इतना हार्ड एंड फास्ट. ये जो चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 11th साइंस का, वो इंट्रोडक्शन है कि भाई फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है तुझे आगे जाके. क्लियर? बस इतना सिंपल है. तो उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो, एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स. क्या है साइंस, क्या है फिजिक्स. क्लियर? तो जैसे आप जानते हो कि कभी भी साइंस की स्टडी करो 9th एंड 10th में कर गए हो तो उसमें 3 ब्रांचेस आती है, 3 पार्ट्स होते हैं साइंस के. फर्स्ट यू नो फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायो दैट इज बायोलॉजी. क्लियर? साइंस तो सबको पता है, बट डीप में जाओ कि साइंस है क्या, कैसे बना ये वर्ड जो साइंस. तो आप बोलोगे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं नए नए, उसको साइंस बोलते हैं. लैब में जाके कुछ टीचर हमें दिखाती है कि भाई चलो ये दिखा दिया, ये ऐड किया, हाइड्रोजन गैस बनाया, स्मेल आई, ये सब साइंस है. सही है, बट थोड़ा पास्ट में जाओ तो ये रही डेफिनेशन. सो बेसिकली साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से आया. कौन सा ग्रीक वर्ड याद रखना? साइंटिया. आप बोलोगे व्हाट इज साइंटिया, उसका मतलब क्या होता है? तो एकदम सिंपल, साइंटिया मींस टू नो, कोई भी चीज को जानना. क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना कि चलो ये चीज है, कोई भी फंक्शन है कैसे हो रहा है, कोई भी प्रोसेस है कैसे हो रही है, उसको हम जानते हैं. क्यूरियोसिटी होती है मन से कि मुझे जानना है. तो बस कोई भी चीज को जानना है, अंडरस्टैंड करना है, उसी को बोलते हैं साइंस. दैट इज लैटिन वर्ड साइंटिया. ठीक है? और थोड़ा जाते हैं बैक पास्ट में, उसका संस्कृत वर्ड ये सबने सुना ही होगा, विज्ञान जो हम बोलते हैं. क्लियर? कितना बड़ा है विज्ञान. बस वो विज्ञान मींस साइंस. एंड एक अरेबिक वर्ड भी है उसका ILM दैट इज इल्म. तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लियर? क्लियर हो गया? साइंस, साइंस मींस टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रोसेस पूरे यूनिवर्स में, उसको अच्छी तरह से समझना, दैट इज कॉल्ड साइंस. ओके, तो चलो अब जैसे ही साइंस की बात आई, हम आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स.
तो फिजिक्स में जाते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिक्स। चल भाई अब क्या है फिजिक्स बता, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि नया नया सब्जेक्ट है ना फिजिक्स। अभी तक 9th 10th में पढ़ा है वो तो डायरेक्टली चैप्टर्स हमने पढ़े कि ये भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, मास वेट उसके फॉर्मूलाज पढ़े। बट थोड़ा सोचो टाइम निकाल के, थोड़ा सोचो कि क्या है फिजिक्स। तो चलो बता दूं आज उसकी डेफिनेशंस। सो देख लो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इस पे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, इट इज द बेसिक laws and principle that controls or explains the whole universe. Mark my word, the whole universe. ऐसे laws और ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे नियम जिससे पूरा यूनिवर्स चलता है या पूरे यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रही है वो आप समझा सकते हो, ऐसे लॉज और प्रिंसिपल को बोलते हैं फिजिक्स। पता चला, चलो एग्जांपल दो इसके ऊपर से। ओके, सोलर सिस्टम, दैट इज सोलर फैमिली, सबने देखी है, पढ़ी है, क्लियर, सबने पढ़ी है। सन होता है, सेंटर में होता है, उसके सराउंडिंग क्या होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, सही है। तो चलो कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सन सेंटर में और क्यों हम उसके आसपास ऐसे घूम रहे, प्लैनेट्स, अर्थ भी घूम रही है, क्लियर। तो चलो कभी ऐसे नहीं सोचा कि चलो अर्थ ने बोला है अब मुझे वेकेशन चाहिए, मैं थक गया घूम घूम के सन के सराउंडिंग, मुझे वेकेशन चाहिए, मैं ये सर्कुलर पाथ में अब नहीं घूमना चाहता हूँ, मैं आजाद हो गया, अपने हिसाब से घूमूंगा कहीं स्पेस में, क्लियर, आराम से अपना वेकेशन एंजॉय करूंगा जैसे आप कर रहे हो। तो हो सकता है कभी ऐसा पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सन उसको पकड़ के रखता है, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी, कंपलसरी घूमेगा वो, क्लियर, दैट इज फिजिक्स। चलो एक और एग्जांपल दूं, मान लो सबने देखा होगा अर्थक्वेक, देखा नहीं होगा तो वीडियोस में देखा होगा आप सब लोगों ने, अर्थक्वेक होता है या सुनामी बोल लो, क्लियर, कैसे होती है। तो सिंपल है, अर्थक्वेक होता है तो हमारी अर्थ होती है क्रस्ट, उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, क्लियर, आई थिंक किसी किसी को पता होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ जिससे बनी उसका बेस अर्थ का, दैट इज प्लेट्स। तो प्लेट्स अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, क्लियर, एडजस्ट करती रहती है, तो वो जैसे ही चेंज होगी तो अर्थ ऐसे पूरी शेक होगी, उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक, क्लियर। तो ये क्या है इसके पीछे, फिजिक्स है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चलो बाहर से कोई प्लेनेट से एलियंस आ गए और वो सब अर्थ को ऐसे झिंझोड़ने लगे, ऐसे घुमाने लगे तो उससे अर्थक्वेक होता है सही है, नहीं है। तो क्या है उसके पीछे, फिजिक्स है, सिंपल सा, क्लियर। ओके चलो सेकंड पॉइंट देख लें। सो सी सेकंड पॉइंट, it makes us clear the working of different phenomena around us, clear। क्या बोल रहा है, it makes us clear the working of different phenomena around us, हमारे अगल बगल, हमारे सराउंडिंग में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रही है वो क्यों हो रही है उसको एक्सप्लेन करेगा फिजिक्स। चलो इसमें भी एग्जांपल दे दूं, एक एकदम सिंपल से एग्जांपल दूं। हाँ चलो मान लो कि आप लोग नोटबुक निकाली और पेन से लिख रहे हो, एकदम अच्छी हैंडराइटिंग है, आप लोग लिख पा रहे हो, बट वही पेन और पेपर आप स्पेस में लेके जाओ तो क्या उधर लिख पाओगे, सोच के बताना, नहीं लिख पाओगे भाई। तो अर्थ पे लिख पा रहे हो पर उधर स्पेस में, यूनिवर्स में नहीं लिख पा रहे हो, क्यों, सिंपल रीजन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है इसलिए हम लिख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है, फ्रिक्शन क्या है, इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स, यार फिजिक्स ही वो एक्सप्लेन कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल दूं, हाँ सपोज एक ग्लास ले लो, पानी, पानी से भरा है ग्लास, ऐसे उसको पोर डाउन करो तो पानी, सिंपल सी बात है, कहाँ गिरेगा, नीचे आएगा, सबने देखा है, क्लियर। वाटरफॉल देख लो, झरना होता है, एकदम हाई ऊपर से आता है पानी, नीचे गिरता है, तो चलो ये क्यों नहीं बोलते कि वो जो वाटरफॉल है वो उल्टा गिर रहा है, या मैंने पानी ऐसे फेंका ऊपर से, ग्लास, ग्लास से पानी निकल रहा है तो उल्टा पानी ऐसे क्यों नहीं उड़ रहा है, भाई हॉलीवुड की फिल्म है, नहीं गिरेगा ना, क्यों नहीं गिर रहा है, फिजिक्स है उसके पीछे। उसका ऑपोजिट देख लो, एकदम एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, पेड़ होते हैं, पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है, रूट्स में से, रूट में से कहाँ से पानी आता है, मिट्टी में से, तो मिट्टी में से पानी कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो भाई अभी तो आपने बोला कि पानी होता है वो नीचे गिर रहा है, तो ये पेड़ ऊपर क्यों ले जा रहे पानी, क्यों, ये तो ग्रेविटी के ऑपोजिट हो गया, तो इसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है। मतलब आप कहीं भी जाओ फिजिक्स आपको वर्क दिखने में आ जाएगा, सराउंडिंग ऑल, क्लियर। कोई भी प्रोसेस हो रही है पूरी यूनिवर्स में, फिजिक्स उसको कंट्रोल कर रहा है,
क्लियर? Okay, so see the last point, very important point. It also predicts the future. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिजिक्स क्या करता है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये होगा. क्लियर? जैसे स्टीफन हॉकिंग ने बोला था ना, क्या बोला था याद है? फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, बहुत बड़ी बुक लिखी थी, उसने बोला था ब्लैक होल है और इतने कुछ सालों में आगे जाके जो हमारी अर्थ है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. क्लियर? चलो फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, एग्जांपल देता हूँ. हाँ, सिंपल सा. सिंपल क्रिकेट खेले होगे या बॉल से खेलते हो आप, तो आप बॉल ऊपर फेंका आपने. क्लियर? ऊपर फेंक दिया, तब ऊपर जाके बॉल क्या हो रहा है? स्पेस में चला जाएगा? नहीं जाएगा सर. क्यों जाएगा? नीचे जाने वाला है. तो क्यों नहीं जा रहा है ऊपर? फिजिक्स है उसके पीछे, ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी उसको वापस खींच रही है. एक और एग्जांपल दे दूं, एकदम इंटरेस्टिंग है. मान लो दो दोस्त हैं. क्लियर? एकदम स्पोर्ट्स बाइक आ गई उसके पास, पापा ने खरीद दी है पल्सर. अब दोनों जा रहे हैं, एकदम शार्प टर्न आ रहा है, 80 की स्पीड से जा रहे हैं. तो जो पीछे बैठा है बेचारा, वो बोल रहा है भाई स्पीड कम कर, आगे टर्न है, हम लोग गिर जाएंगे, स्लिप होंगे. वो जो चला रहा है ड्राइवर, क्लियर, दूसरा दोस्त, वो बोल रहा है कुछ नहीं होगा बे, बैठ आराम से. एकदम शार्प टर्न आया, 80 की स्पीड से जा रही थी. अब जैसे वो पीछे वाले ने बोला था वही हुआ. क्या हो गई? उसकी पल्सर जो बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक, स्लिप हुई और दोनों गिर गए. क्यों गिरे? एकदम स्ट्रेट रोड पे जा रहे थे तो नहीं गिरे. शार्प टर्न में क्यों गिरे? फिजिक्स है. क्लियर? क्योंकि जब भी शार्प टर्न लेते हो तो स्पीड कम होगी, तो आपको फ्रिक्शन मिलेगा बिटवीन द टायर एंड रोड, तो स्लिप नहीं होगे. सो इन शॉर्ट, wherever you go in the world, physics will never leave you. वो आपके पीछे पीछे ही आएगा फिजिक्स. तो क्लियर हो गया फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, उसका इंपॉर्टेंस पता चल गया है. क्लियर? जिंदगी में सभी जगह फिजिक्स काम आएगा. So the final definition, overall, physics means nature. नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहा है, जो भी प्रोसेसेस हो रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? फिजिक्स. मींस नेचर इटसेल्फ इज फिजिक्स, और यू कैन से फिजिक्स इटसेल्फ इज नेचर. ओके, अब ये लास्ट पॉइंट देख लो. साइंटिफिक मेथड टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप. अब चलो ये समझाता हूं कि साइंटिस्ट होते हैं, उसका काम क्या होता है? डिस्कवरी करना, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाना, ताकि ह्यूमन काइंड का काम है वो एकदम इजी होता है. तो कोई भी मशीन बनता है, मान लो कंप्यूटर बनता है, तो क्या एक ही स्टेप में बन गया होगा? एक ही बार में नहीं बना होगा. थॉमस अल्वा एडिशन जिसने बल्ब बनाया था, एक ही बार में बना दिया था? नहीं, कितनी सारी ट्राई की थी, फिर जाके बल्ब बना, हमें रोशनी मिल रही है आज. ठीक है? तो कोई भी प्रोसेस होती है, सिंपल सी बात है, उसमें बहुत फेलियर्स मिलते हैं आपको स्टार्टिंग में. आपकी लाइफ के लिए भी काम आएगा. बहुत फेलियर्स होते हैं, फिर जाके एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे आपको सक्सेस मिलेगी. तो इसलिए तो बोलते हैं कि ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई. क्लियर? कभी रुकना नहीं है, ट्राई करते जाओ. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको सक्सेस मिलेगी. मार्क माय वर्ड्स. क्लियर? 11th एंड 12th साइंस में, उसके आगे जाके भी आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगा. कभी भी मेहनत छोड़नी नहीं है. क्लियर? ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट. तो कोई भी प्रोसेस होती है, कुछ भी नया बनता है, उसमें बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं, फेलियर्स मिलती है, फिर जाके सक्सेस मिलती है साइंटिस्ट को. सो वही मेथड है, फिजिक्स में भी वही काम आता है. यार कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करो, देन इट टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप. चलो एक एग्जांपल दूं, आपकी जो बुक का एनसीईआरटी का सोलर सिस्टम का ये, ठीक है? तो कुछ 2000 साल पहले एक एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट था, उसका नाम था टॉलेमी. क्लियर? बहुत फेमस साइंटिस्ट था. तो अब उसने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया पता है? किसी को पता होगा, बुक में रीड करना, कि जो हमारी अर्थ है जो, वो सेंटर में. क्लियर? अर्थ सेंटर में, और सन, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स वो सारे हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. ये बोला किसने? साइंटिस्ट टॉलेमी ने. मार्क माय वर्ड्स, अर्थ सेंटर में सन, स्टार एंड अदर प्लैनेट्स ऑल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. और कैसी ऑर्बिट में? सर्कल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. क्लियर? तो जो इसका मॉडल था टॉलेमी का, क्लियर, वो मॉडल का नाम है जियो सेंट्रिक. जियो, रिलायंस वाला जियो नहीं. क्लियर? जियो, जीईओ मींस अर्थ. एकदम सिंपल है. अर्थ सेंट्रिक मतलब अर्थ सेंटर में और सारे इर्द गिर्द घूमते, सर्कल फॉर्म में. वो भी याद रखना, कौन से फॉर्म में? सर्कुलर ऑर्बिट में.
अब सिंपल सी बात है, ये तो गलत है, आपको पता है, बट क्यों पता चला आपको गलत है? हमें इसलिए पता चला क्योंकि इसके बाद कोई साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है, तो ये साइंटिस्ट गलत हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा इंडियन इंडियन मैथमेटिशियन, वेरी फेमस इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिसने जीरो डिस्कवर किया था, क्लियर, पता होगा। उसने बोला था अपने बुक्स में, क्लियर, उसके रिसर्च में बोला था कि नहीं भाई, जो हमारी सोलर सिस्टम है उसमें सन बीच में है, और अर्थ और सारे प्लैनेट्स, सारे के सारे स्टार्स उसको सराउंडिंग करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कौन बीच में है? सन। ये किसने बोल दिया था? आर्यभट्ट ने बोल दिया था, बहुत सालों बाद। तो टॉलेमी गलत हुआ, उसके बाद आर्यभट्ट, उसने सही बोला, बट वो प्रूव नहीं कर पाया। उसने रिसर्च इतने फिर नहीं की, सिर्फ बोल दिया, इतना प्रूव नहीं हुआ, वर्ल्ड के सामने नहीं आया। तो उसके बाद अब कौन आया देख लो, टॉलेमी आ गया, आर्यभट्ट, उसके बाद आया एक और वेरी फेमस साइंटिस्ट, दैट इज निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, ये मिटा दूं, टोलोमी का मॉडल था वो जियोसेंट्रिक, फिर आर्यभट्ट, उसके बाद आया निकोलस कॉपरनिकस। अब इसने क्या बोला? जो आर्यभट्ट ने बोला वही बोला, क्लियर, कि अर्थ, सॉरी, सन है वो सेंटर में है, सन इज एट द सेंटर, और बाकी सब प्लैनेट्स, स्टार्स आजू बाजू घूम रहे, क्लियर। तो सन सेंटर में, इसलिए इसकी थियरी थी, उसका नाम था हीलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक, हेलियो मीन्स सन है वो सेंटर में है, क्लियर। बट एक दूसरी इसने बात बोली कि जो उस ऑर्बिट से जिसमें घूम रहे, वो ऑर्बिट कैसी है? सर्कुलर ऑर्बिट है, मतलब सर्कल पाथ में घूम रहे सन के सराउंडिंग, मतलब सन है वो सेंटर में, सर्कल के, क्लियर। तो अब इसमें भी एक गलती हो गई, क्लियर, उसकी लिमिटेशन थी, उसको नहीं पता होगा दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। तो अब इसके बाद कौन आया इंप्रूव करने के लिए? इसके बाद एक और वेरी फेमस साइंटिस्ट, दैट इज टाइको ब्रे, नाम याद रखना, टाइको ब्रे, क्लियर, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर। तो अब ये रिसर्च करते गए, किसके ऊपर रिसर्च? निकोलस कॉपरनिकस ने जो स्टडी की उस पर रिसर्च करते गए कि चलो इसने जो ये फाइंड किया है सन सेंटर में और सर्कल में घूमते रहते, वो सही है। बट वो बेचारे रिसर्च करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, उसने कुछ बुक्स बना के रखी थी, पूरी जिंदगी निकल गई, उसकी डेथ हो गई। बट ये टाइको ब्रे थे, उसके एक असिस्टेंट थे, उसके स्टूडेंट, उसका नाम था जोनस केपलर, वेरी फेमस नेम, जोनस केपलर, इसके असिस्टेंट थे। तो उसने क्या किया, ये टाइको ब्रे ने जो बुक्स लिखी थी वो इसने पढ़नी स्टार्ट कर दी, किसने? केपलर ने। और फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद जोनस केपलर ने बोला कि जो निकोलस कॉपरनिकस ने बोला था कि हाँ, सन है वो सेंटर में है, सारे के सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ और स्टार्स, हम सब लोग सन के सराउंडिंग घूमते हैं। बट एक इसकी जो लिमिटेशन थी वो उसने इंप्रूव कर दी। क्या बोला केपलर ने? केपलर ने बोला कि हम सर्कल फॉर्म में नहीं घूमते। कौन से फॉर्म में घूमते हैं? एलिप्टिकल फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में नहीं। ये गलती हो गई, क्लियर। तो हमारी ऑर्बिट है वो कौन सी ऑर्बिट है? सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मींस अंडाकार, बोलते हैं ना, अंडा कैसा होता है? ऐसे परफेक्ट सर्कल होता है? नहीं, कैसा होगा? ऐसे थोड़ा नैरो होगा दोनों एजेस से, दिस इज एलिप्टिकल। ऐसी हमारी ऑर्बिट है, क्लियर। तो ये हमने कैप, इसके ऊपर से फिर इसने केपलर लॉ बनाया, केपलर ने, केपलर के 3 लॉ, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर 8 दैट इज ग्रेविटेशन में पढ़ने, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो चलो ये थोड़ी कुछ हिस्ट्री थी फिजिक्स की, इतना क्लियर हो गया? ओके, ओके फ्रेंड्स, सो चलो, आपको इतना क्लियर हो गया कि व्हाट इज फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सी द टॉपिक इज द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, या दो सिद्धांत बोल सकते हो, क्लियर। ऐसे कौन से दो सिद्धांत है, स्तंभ है, जिससे फिजिक्स वर्क करता है, जिसपे फिजिक्स डिपेंड कर सकता है, जिस पे डिपेंड करता है, सॉरी। तो देख सकते हो बोर्ड पे, फर्स्ट यूनिफिकेशन एंड सेकंड रिडक्शनिज्म, और यू कैन से रिडक्शन। अब थोड़े मीनिंग क्लियर होंगे। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब यूनाइट, सबको साथ में इकट्ठे लेना, यूनिफिकेशन, क्लियर। बट फिजिक्स के फॉर्म में वो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। यूनिफिकेशन मींस यूनाइट करना, थोड़ा चेंज है वो देखेंगे। और रिडक्शनिज्म, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब पता होगा कम करना, क्लियर। पर रिडक्शन एग्जैक्टली डेफिनेशन कम करना नहीं है, हम चलो देखते हैं वन बाय वन।
सो सबसे फर्स्ट है यूनिफिकेशन, उसकी डेफिनेशन दी है, द मेथड और प्रोसेस टू एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू इंपॉर्टेंट लॉस। क्लियर? कोई भी प्रोसेसेस जो यूनिवर्स में कोई भी फिनोमिना हो रहे हैं उसको थोड़े बहुत लॉ से या कोई भी एक लॉ से सारे के सारे फॉर्मूला है, सारे के सारे फिनोमिना है, उसको डिस्क्राइब कर सको, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। मतलब इन शॉर्ट काम इजी करना, समझ रहे हो? सो मान लो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, इतनी सारी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस को मैं एक ही लॉ से या एक ही फॉर्मूला से, एक ही प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकूं, देन इट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। क्लियर? मतलब एक जो कॉन्सेप्ट होगा वो सभी फिनोमिना के लिए काम आएगा, दैट इज यूनिफिकेशन। उसके एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है? बट चलो एक मैं एकदम सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि मान लो हमारे पास एक बास्केट है, ठीक है? उसमें मेरे पास क्या है, देख लो, एक एप्पल है सपोज, ठीक है? एक रोज है, क्लियर? फिर टुलिप है, फिर मान लो कि दूसरा बनाना है, ठीक है? फिर पाइनएप्पल है, बास्केट में ये सारी चीजें पड़ी है। फिर मान लो कि एक मोगरा है, ठीक है? फिर सनफ्लावर है। इतनी चीजें मेरे पास बास्केट में पड़ी है। अब मिक्सअप है, सब देख सके हो, क्योंकि कुछ कुछ फ्रूट्स है और कुछ फ्लावर्स है। तो एकदम सिंपल सी चीज है, मैंने एक ये बड़ा सा बास्केट है, बड़े से बास्केट में इतनी सारी चीजें पड़ी है। अब मैं आपको दो बास्केट और देता हूँ, फिर दो नए बास्केट। ये बड़े बास्केट में आप बोलूंगा कि इसको स्प्लिट कर दो, ये बड़े बास्केट में से दो बास्केट में ये सारी चीजें स्प्लिट करो, तो एकदम सिंपल क्या करोगे आप लोग? एप्पल को इस बास्केट में ऐड किया, नेक्स्ट बनाना को भी इसमें ऐड कर दिया निकाल के, पाइनएप्पल को भी इसमें ऐड किया। क्लियर? क्यों किया? सिंपल है कि ये सारे के सारे क्या है, तीनों दिस आर फ्रूट्स। तो बाकी रह गए, देख लो, रोज को कहाँ डालोगे आप? ये बास्केट में, तुलिप को इसमें, मोगरा को इसमें, सनफ्लावर को भी इसमें। क्यों? बिकॉज दे आर फ्लावर्स। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, एक फल है जिसको आप खा सकते हो, दूसरे फ्लावर्स है जिसको आप खा नहीं सकते हो। क्लियर? तो इसलिए एकदम इजी है, फ्रूट्स को फ्रूट्स के बास्केट में डालोगे और फ्लावर्स को फ्लावर्स में। क्या हुआ? काम इजी हो जाएगा ना? तो बस इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मींस जो एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल थे सारे फ्रूट, उसको यूनाइट कर दिया, जो फ्लावर्स थे उसको यूनाइट कर दिया, दैट इज यूनिफिकेशन। एकदम सिंपल एग्जांपल हुआ। क्लियर? डाउट इसमें? मतलब जितनी प्रोसेसेस है उसको एक ही से बता देना। इधर कितनी प्रोसेस थी, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, वो सब किस में आएगी? एक ही लो से बता दिया, फ्रूट से। और चार फ्लावर्स थे, मोगरा, सनफ्लावर, टुलिप, रोज, वो सब किससे एक्सप्लेन होंगे? फ्लावर, एक ही फिनोमिना से। इजी है यूनिफिकेशन। तो चलो ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया। अब फिजिक्स के व्यू पॉइंट में देखते एग्जांपल, वो भी एकदम इजी, देख लो। फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, फल नीचे गिरता है जमीन की तरफ। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये तीनों तीन फॉर्मूला है, तीनों तीन प्रोसेस है, वो किससे एक्सप्लेन कर पाओगे? एकदम सिंपल, बाय द ग्रेविटेशनल लॉ। ये तीनों प्रोसेस क्यों हो रही है? फल नीचे क्यों गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से। सन के सराउंडिंग प्लैनेट्स घूमते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मून घूमता है अर्थ के अराउंड, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मतलब तीनों प्रोसेस एक ही लॉ से डिस्क्राइब हो चुकी है, इट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। एक और एग्जांपल जो आगे फिजिक्स में पढ़ना है, 11th एंड 12th में आगे चैप्टर्स आ रहे हैं, ऑल द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी के जितने प्रोसेस होगी, मैग्नेटिक भी, वो भी सब प्रोसेस कैन बी ऑल अंडरस्टूड बाय ओनली सिंगल लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, गिवन बाय फेमस साइंटिस्ट मैक्सवेल। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जितनी प्रोसेस होगी उसको एक ही फॉर्मूला से डिस्क्राइब कर दोगे। कौन सा फॉर्मूला? दैट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यूनिफिकेशन। पता चल रहा है? प्रोसेस को सिंपल कर देता है। इसका ऑपोजिट हुआ रिडक्शन और रिडक्शनिज्म। चलो ये अंडरस्टैंड करते हैं। अभी एग्जांपल मिटा दूं, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन देख लो। रिडक्शनिज्म, टू स्टडी द लार्ज सिस्टम, बहुत बड़ी सिस्टम है, क्लियर? टू स्टडी द लार्ज सिस्टम, ब्रेक द सिस्टम इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स, वो पूरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट करो, उसको डिवाइड करते जाओ, ब्रांचेस, एंड देन स्टडी द ईच पार्ट, वो एक एक पार्ट की स्टडी कर लो।
इजी है एकदम। बस उसको तोड़ते जाओ, पार्ट्स बनाते जाओ, छोटे छोटे पूरी सिस्टम के पार्ट बनाओ और उसको स्टडी कर लो। क्लियर? ओके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस रिडक्शनिज्म और रिडक्शन इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। क्लियर? मोस्टली जो भी प्रोसेस होगी, क्लियर, फिजिक्स में, वो रिडक्शनिज्म, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस होगी। इसलिए रिडक्शन को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ फिजिक्स। क्लियर? यूनिफिकेशन से इंपॉर्टेंट है रिडक्शनिज्म, क्योंकि कोई भी प्रोसेस देख लो, कोई भी चीज को अच्छी तरह से समझना है तो उसको पार्ट्स करते जाओ और एक एक पार्ट्स अच्छी तरह से समझ लो। क्लियर? चलो एक इजी एग्जांपल दूं। मान लो कि मोबाइल फोन है, ठीक है, हमारा मोबाइल। अब मोबाइल फोन आप लोग तो मान लो मोबाइल के ऊपर स्टडी करनी है कि कैसे बना। आप एक कोर्स कर रहे हो मोबाइल का कि मुझे मोबाइल रिपेयर करना है या देखना है कि क्या होता है उसमें, तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, मोबाइल फोन आपके सामने है, उसको धीरे धीरे डिसअसेंबल करोगे ना। क्लियर? उसके पार्ट्स अलग करोगे। तो चलो सबसे पहले उसका कवर निकाला, फिर इसकी स्क्रीन अलग की, फिर उसकी जो स्विचेस है वो अलग की, फिर उसके अंदर जाओ तो मदरबोर्ड वो अलग की, उसकी सर्किट अलग की, उसमें स्पीकर्स अलग किए, और ऐसे कितने सारी चीजें अलग करते गए। मतलब एक मोबाइल का सिस्टम, उसके अलग अलग पार्ट्स आपने बिखेर दिए, फिर वो एक एक पार्ट की स्टडी करो, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। क्लियर? मतलब रिडक्शनिज्म में स्टडी कैसे होगी? एकदम डीप में, क्योंकि एक एक पार्ट की स्टडी कर रहे हो। तो ये तो हुआ प्रैक्टिकल एग्जांपल। चलो फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्मोडाइनमिक्स। चैप्टर आ रहा है पूरा आगे। तो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स किससे बनी? इट इज मेड अप ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे हम आगे। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर अपनी एनर्जी होती है पहले से बाय डिफॉल्ट, दैट इज इंटरनल एनर्जी। एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी मींस रैंडमनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट में कितनी रैंडमनेस है, उसके पार्टिकल कितने तेजी से वाइब्रेट हो रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी। तो सिंपल है, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करनी है तो उसकी तीन पार्ट्स कर दो थर्मोडायनेमिक्स के, ये तीनों पार्ट उसको पढ़ लो तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो जाएगी। डाउट? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म इजी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शनिज्म। ओके, सो फ्रेंड्स, तो अब तक जितना पढ़ा ये हो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, so finally moving to the last topic of today's lecture, very important part, that is the scope of physics। जो फिजिक्स है उसका स्कोप क्या है, मतलब क्या क्या आप स्टडी कर सकते हो अंडर द सब्जेक्ट फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? पूरा 11th 12th मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो देयर आर मेनली टू स्कोप्स ऑफ फिजिक्स। जैसे दो प्रिंसिपल थे ना, वैसे ही दो स्कोप्स है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दैट इज फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड माइक्रोस्कोपिक। चलो वन बाय वन स्टडी करते हैं डीप में, ठीक है? मैक्रोस्कोपिक नाम पे से पता चल जा रहा है, एकदम सिंपल है, लार्ज स्केल प्रोसेस दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई। ऐसी प्रोसेस, ऐसे फिनोमिना, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसको आप अपनी नरी आंखों से देख सकते हो। क्लियर? मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही देख सकते हो वो प्रोसेस हो रहा है। ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्ट। और उसका ऑपोजिट माइक्रोस्कोपिक क्या है देख लो, वेरी स्मॉल स्केल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ऐसे प्रोसेसेस जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस चाहिए, दैट इज माइक्रोस्कोप, या कुछ भी बोल रहे हो। क्लियर? नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, इलेक्ट्रॉन देखना है तो पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ऐसी सब प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक में मेन फोर पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें सबसे फर्स्ट मैकेनिक्स। क्लियर? देन सेकंड इज thermodynamics, third is electrodynamic or electromagnetism, and fourth is optics. Okay, so see first mechanics। अब mechanics सिंपल, मोशंस जैसे पढ़ते हो ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मोशन जैसे आप बोल सकते हो लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, फिर न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? वो सब इसमें आता है। नेक्स्ट वर्क, एनर्जी एंड पावर, पढ़ा होगा फॉर्मूलास लोअर स्टैंडर्ड में। फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन ग्रेविटेशन, स्टैंडर्ड 11th साइंस में पार्ट 1 में टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट पार्ट 2 में चैप्टर्स है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, पार्ट 2 में स्टैंडर्ड 11, ठीक है? एंड लास्ट में पार्ट 2 में वेव्स एंड ऑसिलेशन। ये जो सारे चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स के, ये आपको कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं? 11th स्टैंडर्ड में। क्लियर? Then second part of macroscopic, that is thermodynamics, very important part.
बहुत बार नाम सुना होगा, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक मींस हमने अभी पढ़ा ऐसी कोई भी स्टडी जिसमें टेम्परेचर पढ़ना है, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। सो उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में, हीट, देन टेम्परेचर, देन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 3 लॉ है, क्लियर। देन हीट इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंजन होते हैं, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। देन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। तो ये सब 11th में आ रहा है, पार्ट 2 में, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट, that is electrodynamics और another name electromagnetism, clear। उसमें क्या क्या स्टडी करनी है, करंट, that is AC and DC, alternating and direct current, थोड़ा आइडिया होगा 10th से। then electrical devices, जनरेटर, मोटर, याद है, इसमें थोड़ा डीप में होगा, ट्रांसफॉर्मर्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे डिवाइस, कैपेसिटर्स, क्लियर। देन मैग्नेटिज्म पढ़ा है, फैराडेज लॉ, ये सब कुछ, राइट एंड थंब रूल, लेफ्ट एंड थंब रूल, क्लियर, पढ़ा होगा ना सब 10th में, वो थोड़ा डीप में आएगा। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ था, जनरेटर में काम आ रहा था इंडक्शन, वो सब थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड मैग्नेटिज्म, ये किस में स्टडी करनी है, 12th स्टैंडर्ड में, क्लियर। ये जो दो सेक्शंस थे, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, वो 11th फिजिक्स में स्टडी करनी है, ये 12th में। चलो फोर्थ पार्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक, दैट इज ऑप्टिक्स, नाम से पता चल जाए ऑप्टिक, कुछ लेंस आएंगे, कुछ लाइट के रिलेटेड जो भी स्टडी है, दैट इज ऑप्टिक्स। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मिरर्स, रिफ्रैक्शन लेंस, पढ़ा है 10th में। उसके ऊपर से डिवाइसेस, दैट इज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये सब पढ़ना है हमें डीप में, ऑप्टिक्स 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करनी। तो ये मैक्रोस्कोपिक पार्ट कंप्लीट हुआ, उसमें से 2 पार्ट 11th में, 2 12th में। देन माइक्रोस्कोपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो इसी पे चल रही है, दैट इज माइक्रोस्कोप। क्योंकि किसी को बड़ा बड़ा नहीं चाहिए कंप्यूटर, फर्स्ट पहला जो कंप्यूटर था कितना बड़ा था, एक रूम जितना, बट अब हाथों में आ जाता है इतना, लैपटॉप, क्लियर, पाम टॉप आता है, मोबाइल फोन देख लो कितने छोटे होते जा रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, वही नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा किसी ने, तो वो इस पे ही डिपेंड है, माइक्रोस्कोपिक पे, क्लियर। सो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ऐसी ऑब्जेक्ट्स, ऐसी स्टडी जिसको आंख से नहीं देख पाओगे, कुछ डिवाइसेस चाहिए, किस पे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पता होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, देन एटम्स एंड न्यूक्लियस, क्लियर। बहुत सारे मॉडल पढ़े थे, रुदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, नील बोर मॉडल, वो सब इसमें स्टडी करनी है डीप में। देन इलेक्ट्रॉन पता है, फोटोन, ये एक चीज नहीं है आप लोगों के लिए, फोटॉन्स, व्हाट आर फोटॉन्स, उसके ऊपर से बना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर, आइंस्टाइन ने बनाया था, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोन, वो पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं स्पेशली सोलर पैनल में, सिलिकॉन, याद है 10th में पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब इसमें थोड़ी डीप में स्टडी करनी है 12th स्टैंडर्ड में, क्लियर इतना। दूसरी बात, जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड, फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स मतलब ये इतना पार्ट जो पूरा माइक्रोस्कोपिक है, क्लियर, उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक और डिटेल में जाओ, क्लियर, आंखों से नहीं देख पाओ, ऐसे फिजिक्स को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, थोड़ा नाम फेमिलियर होगा, क्वांटम, क्लियर। तो ये थोड़ा याद रखना, ओवरव्यू आपका साइंस का, जर्नी है आपकी 2 साल की फिजिक्स की, क्लियर, फ्रॉम हियर टू हियर। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आज हमने जितनी भी स्टडी की वीडियो लेक्चर में, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और कुछ भी डाउट हो इसके रिलेटेड, या कोई भी डाउट हो 11 12 साइंस के रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या किए, अपने कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। तो बेझिझक कोई भी डाउट हो पूछ लेना प्लीज। और अब साथ साथ ये स्टडी आप स्टार्ट कर देना, ये ओवरव्यू मैंने आज बताया, क्लियर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए, प्लीज उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर, उसके और थोड़े कॉन्सेप्ट्स बाकी रह गए 2-3, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से घर से स्टडी स्टार्ट कर दोगे, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करोगे, क्लियर, एक्साइटेड होगे बहुत। ओके फ्रेंड्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद एंड जय भारत, थैंक यू।